नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल रेल वाणी व्लॉग। दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी डिमांड की थी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें, इस बारे में एक इंटरव्यू लाया जाए। तो आज हमारे साथ हैं चंदन कुमार मिश्रा जी, जो कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर कार्यरत हैं अभी। उनसे जानेंगे कि सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें और कैसे स्ट्रेटजी रही कि अधिक से अधिक नंबर लाया सके, क्या पढ़ें, इन सारी बातों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, अच्छी जानकारी और रियलिस्टिक जानकारी दी जाएगी, क्योंकि सर जो है क्वालिफाई कर चुके हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम को। तो ये जो जानकारी देंगे ओरिजिनल रहेगी और हकीकत में रहेगी, इन्होंने फेस किया होगा उस चीज़ को। तो उनसे जानेंगे। सर, आप पहले बता दीजिए कि आपका जो सीबीटी 1 दिए थे उसमें आपका कितना मार्क्स आया था? सीबीटी 1 में हमारा सिकंदराबाद बोर्ड से हम लोग हाँ। आरआरबी सिकंदराबाद हाँ। से। तो रॉ स्कोर मेरा ये जो आंसर शीट के बाद का था तो पक्का तो याद नहीं रह गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं था, मेरा भी 60 के आसपास ही था, 64 ऐसा कुछ रहा होगा। 2015 वाले वैकेंसी जो 15 की वैकेंसी थी। एक यहाँ पे बात बोलना चाहेंगे, किसी ने कुछ कहा कि 2015 में वैकेंसी नहीं आई थी, वो नोटिफिकेशन 2015 में ही आई थी और 2016 में उसको, चूँकि दिसंबर में आया था, दिसंबर 15 में, इसीलिए उसको लोग 16 समझ रहे थे, लेकिन 15 में था। तो उसमें है, तो जो रॉ स्कोर था मेरा, उसको नॉर्मलाइज करने के बाद मेरा 79 प्लस नंबर गया, 79 प्लस गया था। तो इतना तो है कि रेलवे में अगर आप नॉर्मलाइजेशन को देखेंगे तो ये मान के चलें, किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है अगर उसका शिफ्ट जो है थोड़ा टफ निकल जाए, या अगर इजी भी है और उसने अच्छा मतलब किया, अच्छा उसने ज़्यादा नंबर मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि आ रहा है आंसर शीट चेक करने के बाद, तो उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेलवे में हम ऐसा समझते हैं कि पूरी ईमानदारी से मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा और आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ये हम मान के चलते हैं। कम से कम एनटीपीसी में जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें पूरी ईमानदारी बरतेंगे वो लोग और आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने वाला। अगर आपका शिफ्ट टफ है तो अच्छा नंबर मिलेगा, और अगर टफ नहीं है तो भी आपके नंबर के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। आप ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा सकते कि वैसे भी अपना बोर्ड सिकंदराबाद बोर्ड तो सबसे फेयर लिस्ट में आता है। नहीं, मतलब एनटीपीसी का भी तो कॉमन सबका तो वही तरीका रहेगा निकालने का। अच्छा, ये बताइए, जब आपका सीबीटी 1 में इतने मार्क्स आए तो उसके बाद आपने सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट, उसमें कितना टाइम लगभग मिला था? सीबीटी 1 से बाद सीबीटी 2 में लगभग कितना गैप था, टाइम गैप? रिजल्ट क्लियर करने के बाद तो ज़्यादा समय नहीं दिया गया होगा, हमको लग रहा है कि 1-2 महीने दिया गया होगा, अच्छा। उससे कम भी दिया गया होगा, लेकिन परीक्षा देने के बाद आपके पास समय रहता है। तो अगर आप परीक्षा देके आते हैं तो आपको इसका अंदाजा रहता है कि आप कितना नंबर ला पा रहे हैं। अगर आपको इसका भी अंदाजा नहीं है तो फिर ये तो सोचने का मामला है कि आपको इतना भी सच नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा होता है लोगों के साथ। कभी कभी ऐसे लोग आते हैं कि हम 70 बना के आए हैं, लेकिन देखते हैं कि रिजल्ट के बाद 85 आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सही अंदाजा होना चाहिए। तो सीबीटी 2 जनवरी 2017 में दिया गया था। अच्छा। और उसका शायद रिजल्ट सीबीटी 1 का जो था वो रिजल्ट सितंबर अक्टूबर कुछ लास्ट नंबर में गया हुआ, मतलब बहुत उतना समय नहीं मिलता। रिजल्ट क्लियर करने के बाद समय की गारंटी नहीं रहती है, लेकिन अभी कोविड का दौर है तो कुछ आपको समय दिया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो आप उसकी मतलब जब पता लगा कितने दिन बाद एग्जाम में, तो तैयारी कैसे स्टार्ट किए थे? मतलब सीबीटी 1 हो गया, उसके बाद थोड़ा टाइम लेते हैं, फिर तैयारी कैसे स्टार्ट किए थे, उस बारे में कुछ बताइए। नहीं, अभी तो हम अभी करंट में लोगों को क्या सुझाव चाहिए उसी पे ज़्यादा फोकस। हाँ, उसी मतलब मेरा तो समय बीत गया। फिर भी आपने कैसे किया, एक बार ये हम बताइए। बताना चाहते हैं। एक तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बहुत सारी किताब पढ़ें, ऐसा कुछ फायदा नहीं है पढ़ने से उतना, क्योंकि आपने तैयारी की है, आपने सीबीटी 1 दिया है तो सिलेबस लगभग वही है दोनों का, सीबीटी 1 सीबीटी 2 का। सिर्फ एक दूसरी परीक्षा होगी, लगभग सिलेबस वही रहेगा, पैटर्न भी वैसे ही है, सिर्फ हेरफेर नंबरों का। इसमें 120 सवाल पूछे जाते हैं आपसे, नहीं, और समय आपको 1.5 घंटा 90 मिनट दिया जाना है, क्वेश्चन 120 रहेगा, लेकिन इसका नॉर्मलाइजेशन तो 100 ही किया जाएगा लास्ट में। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो इस बार के सीबीटी 2 के साथ हम लोगों के समय से ज़्यादा मौका आपको मिलने वाला है। मालूम है कि इस बार लेवल वाइज परीक्षा ऐसा निर्णय लिया गया है, ये तो काफ़ी अच्छा है ना। अगर आपको नंबर ज़्यादा आ रहा है तो आपको हो सकता है कि 2, 3, 4 लेवल की परीक्षा देने को मिले, तो आपका चांस ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा, इसमें एक फायदा और भी है, जो लोग के थोड़ा कम नंबर भी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम, 2-4 नंबर, हाँ, उनको फायदा है कि चलो अच्छा हमको बड़े वाले लेवल पे मिला, छोटे वाले लेवल पे हमको मौका मिल सकता है। अभी हम ऐसा बोलेंगे, जो लोग सीबीटी 1 दे करके अपना रॉ स्कोर चेक करके बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया हुआ है। ऑब्जेक्शन तो करना ही है, ऑब्जेक्शन तो करते हैं, जिन्होंने किया ठीक नहीं किया तो भी ठीक है, उसका निकल गया है। इसमें करना क्या, आपको 125 सेट, जहाँ तक हमको जानकारी है, 125 सेट क्वेश्चन रिलीज किया गया है पूरे इस बार के एनटीपीसी 2020 से 19 था। इसमें 125 सेट पूरा एनटीपीसी क्वेश्चन रिलीज कर दिया गया। तो कई वेबसाइट पे आप देखेंगे कि लोगों ने रिलीज कर दिया वीडियो बना करके। तो आप कोशिश करें कि कम से कम 2 सेट जो 125 सवालों का है उसमें आंसर दिया हुआ है, आप डेली प्रैक्टिस करें। और आप इसके अलावा कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करें,
आपको सिर्फ 125 सेट क्वेश्चन बहुत होते हैं ना, आप 2 बनाएंगे तो भी आपको 62 से 63 दिन तो लगा है इसमें। अगर आपके पास टाइम हो तो 3 से 3 बना सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि उब जाए। नहीं, आप उस सेट को बनाने का प्रयास खुद से करें, और 125 सेट एक अच्छा खासा नंबर है सेट बनाने के लिए। आपको इसके बाद ये नहीं कि ऑनलाइन प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस लोग करते हैं रेगुलर रहने के लिए, हम रेगुलराइज अपने को करके रखे हैं, उसके लिए लोग प्रैक्टिस सेट में जाते हैं। इसमें तो अब हम बोलेंगे तो लोगों को बुरा भी लग सकता है कि ऑनलाइन दुकानदारी बहुत चल रही है, हम ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन 125 सेट जो क्वेश्चन है हम लोगों को सुझाव देंगे कि 125 सेट क्वेश्चन आप बनाएं, कम से कम 2 सेट हर दिन बनाएं और अपना नंबर चेक करें। और इस 125 सेट क्वेश्चन के बनाने के बाद आप ये देखते चलें कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में खासकर किस किस हिस्से में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस किस हिस्से में आपको लग रहा है कि ये मेरा टॉपिक कुछ कमजोर है, इसकी तैयारी हमको ज़्यादा करनी होगी मैथ में या रीजनिंग में, तो उस पर आप फोकस करें। इतना तो मान के चलेंगे अगर सीबीटी में आप क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो शायद अगर रीजनिंग मैथ के टोटल टॉपिक को देखें तो मेरे अंदाज से लगभग 60 टॉपिक एवरेज 60 मान के चल रहे हैं। अगर रीजनिंग और मैथ में है तो 60 में आपको 40 में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, शायद आपको 10 में 12 में 10-12 में उस 10-15 टॉपिक पे आप जरूर ध्यान दीजिए। मैथ रीजनिंग पे हम बार बार फोकस क्यों कर रहे हैं कि मैथ रीजनिंग का अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं और मान लीजिए कि अगर इस बार के जैसे 100 में 60 क्वेश्चन लगभग मैथ और रीजनिंग के थे, अगर आप उस 60 में 55 क्वेश्चन सही से बना के जाते हैं तो समझिए कि आप उसके बाद जीके थोड़ा कमजोर भी रहता है तो आपको बोनस की तरह आ जाता है और आपका रिजल्ट लगभग हो जाता है, फिक्स हो जाता है और आप नंबर अच्छा लाते हैं। इसीलिए रीजनिंग और मैथ में फोकस करें, तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा स्कोर होने के बाद तुक्का 2-4 मारे तो चल सकता है, अब ये नहीं कुछ भी मार दिए 100 में 95 मार के चले आए, ये बेवकूफ़ी का कुछ नहीं है। तो आप क्या करें, मैथ रीजनिंग में 125 से क्वेश्चन बना लें जीके के उसमें है जितने मतलब सीबीटी वाले जितने एग्जाम हुए अभी उतना ही बना, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जिस हिस्से में आपको प्रॉब्लम, मान लीजिए कि किसी का जैसे रीजनिंग है, उसको रीजनिंग में लगता है कि हमको किस हिस्से में इस टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, किसी का रहता है ना कुछ ट्रिगोनोमेट्री में दिक्कत है, किसी को कुछ ज्योमेट्री के हिस्से में दिक्कत आती है, किसी को रीजनिंग के किसी पोर्शन में दिक्कत आती है, तो उस चीज़ में फोकस करें। आपके पास समय है, हमसे कहीं महीना समय तो मान के चल ही सकते हैं, तो आपका अगर 10-12 टॉपिक ऐसा लग रहा है, 20 टॉपिक लग रहा है जिसमें थोड़ी कमजोर महसूस कर रहे हैं तो इस 10-12 टॉपिक को आप कवर कर लें, एक दिन में एक टॉपिक अच्छे से कवर करें। और इसके अब ये तो मैथ रीजनिंग का हो जाए, आपको 125 सेट काफ़ी है तैयारी करने पढ़ने लिखने के लिए, इसके बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है उसका आप प्रैक्टिस कर लें, उसका थ्योरी भी देख लें और फिर से बनाने का प्रयास करें। ये एक नंबर बात है। अब जहाँ तक बात है जीके की, तो जीके और जीएस तो आप जाने जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय है और यूनिवर्सल का ये सारा के लिए वो तो हमेशा पढ़ना ही है, तो पढ़ना है, किसी भी एग्जाम तैयारी करें वो तो जीएस जीके पढ़ना ही है। करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है ठीक ठाक, तो उसको आपको तैयारी तो करनी है। हाँ, अब एक इसमें आप जीके के बारे में बात करें जो स्टैटिक जीके है, जो पारंपरिक रूप से पूछा जाता है, करंट अफेयर्स को छाड़ देते हैं, तो ज़्यादा तो क्वेश्चन उसी से लाते हैं हमारे पास। अब अगर आपके पास समय बहुत कम रह गया नहीं, तो आपने अगर अब तक तैयारी की है तो आपने डिटेल पढ़ाई तो की ही होगी, और अगर आपने डिटेल पढ़ाई करने के बाद आपको समय कम है तो आप नॉर्मल रिवीजन ही करेंगे, समय है तो रिवीजन ही करेंगे। रिवीजन करेंगे। तो हम फिर से बोलेंगे, शायद मैंने पहले भी कहा, आप अरिहंत की पतली वाली किताब जीके की ले लीजिए, अरिहंत की 3 किताब। बुक का नाम बताइए। अच्छा, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान नॉर्मल, वो 3 अभी मेरे ख्याल से 2021 चल रहा है तो 2022 के नाम से उन्होंने रिलीज किया। 30-35 रुपए की आती है, मुश्किल से 25-30 रुपए की किताब है। आप कम टाइम में रिवीजन करने के लिए बोल रहे हैं, अगर आपके पास समय है और आप पढ़ सकते हैं तो आप डिटेल किताब पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ बहुत पतली किताब है, लगभग 160 पेज की किताब रहती है, 128 पेज उसमें पारंपरिक जीके जाता है और 32 पेज करंट अफेयर्स भी जाता है, तो करंट अफेयर्स भी शायद 2-4 क्वेश्चन के काम आ सकते हैं। उसमें 128 पेज में हमने कई परीक्षाओं में देखा है कि 25-25, 30-30 क्वेश्चन उतने जीके से ही लगभग पूछ दिए गए, हमने ऐसा कई परीक्षाओं में देखा है। तो आप उसको एक बार शॉर्ट में पढ़ने के लिए देख सकते हैं जीके के लिए, और करंट अफेयर्स के लिए तो आपको जैसे आप पढ़ते आराम से पढ़ते ही रहिए जीके के लिए। अच्छा, ये बताइए मैथ मतलब सीबीटी 2 के लिए अगर कोई मैथ की तैयारी करना चाहे, मतलब तैयारी तो उससे भी ऑलरेडी है लेकिन उसको और सॉलिड करना चाहे तो कौन सी बुक और बताना चाहेंगे आप? अब मेरे हिसाब से अब आपके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि नहीं, जैसे मतलब कोई जैसे बताए कि 10-12 टॉपिक होंगे, कमजोर होंगे लोगों को, तो उसके लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहें तो कौन से बुक? उसमें क्या है, अगर सबसे अच्छा तो जो लोग खास करके ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, अगर उनके साथ कोई है, उनके साथ अगर उनको हो सकता है कि टॉपिक ठीक ठाक आ रहा हो तो आप उनसे सीख लें, पढ़ लें। नहीं तो आप ऑनलाइन इसमें किसी एक ब्रांड का हम लोग को विज्ञापन तो नहीं करना है, आप यूट्यूब पे उस टॉपिक का वीडियो देख लें। हाँ, ये चीज़ सही है कि मतलब आप पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको समझ आ रहा है तो पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कर लें। और फिर हम बोलेंगे अगर आप भी पढ़ना चाह रहे हैं बुक, अगर मतलब कोई बुक, मतलब ऐसा बुक तो नहीं जो कि आपको पूरा तो पढ़ना नहीं, तो फिर हम वही बोलेंगे क्यू मैथ्स की साइट से आप हैंडरेटन नोट्स वगैरह हैं उसको पढ़ें। क्यू मैथ्स की साइट है ना, qmaths.com, क्यू मैथ्स है, क्यू मैथ्स हैंडरेटन कुछ नोट्स हैं एसएससी और इस तरह की चीज़ के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के, आप उस हैंडरेटन नोट को निकालिए और उसमें से आपको जो टॉपिक लग रहा है आप उसको देख लीजिए।
ऐसा नहीं कि क्यों मैथ्स ही हम फोकस करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि क्यों मैथ्स सफिशिएंट लगा, छोटे को सफिशिएंट लगा, इसलिए मैं कहा, क्योंकि ये नहीं कि हम 50,000 पन्ना पढ़ के बैठे रहे, इसका समय कितना किसी के पास उड़ गया, इसलिए हम कम कैसे पढ़ के काम चला। आर.एस. अग्रवाल भी सही रहेगा। अगर आप खास टॉपिक हाँ, स्पेशल टॉपिक अगर कोई पढ़ना चाहते हैं, कमजोर है आपका, तो उसको प्रेफर कर सकते हैं, आप किताब रेफर कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम पढ़ के काम चलाएं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में ज़्यादा रहना है और थ्योरी जरूर पढ़ें, थ्योरी तो पक्का पढ़ें। अच्छा, अगर किसी का रीजनिंग में कोई टॉपिक कमजोर हो तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करे, कैसे मजबूत करे उसे? हाँ, मतलब कोई टॉपिक, वैसे रीजनिंग में 15-20 टॉपिक जो भी हैं उसमें तो मैक्सिमम तैयार रहते हैं, लेकिन 2-4 टॉपिक किसी के कमजोर हो तो उसको कैसे मजबूत करेगी? ताकि क्या है कि कुछ लोगों के तो मन में धारणा है कि ये जो टॉपिक है ये हमसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, बोलते हैं, वो उस टॉपिक को देख के डर जाते हैं। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो क्वेश्चन की लंबाई ज़्यादा है तो देख के भाग सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हम कहें ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन की लंबाई पर नहीं जाए, क्वेश्चन पे जाएं और ध्यान से पढ़ें। और अगर आपकी हिंदी भी और अंग्रेजी भी कुछ ठीक ठाक है तो जब क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत महसूस हो तो आप उसको दोनों माध्यमों में पढ़ लें, हिंदी में दोनों में पढ़ लें। ऐसा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि CBT 1 में हमने आपको पहले भी कहा होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हिंदी में चीता, शेर, बाघ ऐसे 3 शब्द दिए गए थे और इंग्लिश में उसके लिए 3 शब्द नहीं दिए गए थे, इस पर रिएक्शन किया गया था, हमने भी किया था। तो कभी-कभी अनुवाद की समस्या आ जाती है। नहीं, रीजनिंग के लिए कोई मतलब टॉपिक 2-4 कमजोर हो तो उसको कैसे और मजबूत करें, इसका थोड़ा आप उसके लिए क्या करें, जो टॉपिक कमजोर है उसके लिए आप वीडियो देखें, और एक वीडियो ना देखें, 2-4 वीडियो देखें, और उस वीडियो में तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ क्वेश्चन को समझा ही जा रहा होगा ना कि ये एग्जांपल ऐसे है। मतलब पूरा उसका सिलेबस पढ़ने न बैठ जाए, जो आपका टॉपिक कमजोर हो उसको सिर्फ वीडियो सर्च करें, उसको देखें। आपके पास समय है तो आप कुछ भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास शायद समय नहीं रहेगा, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं, रिजल्ट क्लियर होने के बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा, कम समय दिया जाएगा, आपसे परीक्षा ले ली जाएगी, तो आप जो टॉपिक कमजोर है उसके बारे में ध्यान रखिए। अच्छा, करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का अब काफ़ी वैल्यू हो गया, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर कम टाइम में कैसे ज़्यादा प्रिपेयर कर नहीं बता? इसमें हम एक बात बोलेंगे यहाँ पे, शायद कई लोगों को पसंद ना आए, अगर आप रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छा कर लेते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन 100 मार्क के चलते हैं, 100 में 120 वैसे है, 60 में अगर आप 55, 56, 57 क्वेश्चन सही मार्क के आते हैं, बना के आते हैं पक्का, तो आप करंट अफेयर्स ना भी बनाएं। लेकिन मतलब हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं रहता कि वो सब मैथ और रीजनिंग में एडवांस रहे हो, तो करंट अफेयर्स के लिए तो आपको अपनी जानकारी को अपडेट रखना ही होगा। कई लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी अपना न्यूज़ सुना रहे हैं, देख रहे हैं, या अखबार के माध्यम से कई जो प्रतियोगिता की पत्रिकाएं सब, मतलब कोई एक पत्रिका अगर आपके याद में, हम एक का नाम ले लेंगे। अच्छा, आप एक का नाम प्रचार नहीं करना चाहते, सही है, क्योंकि अपना ऐसा कुछ मतलब नहीं है। हाँ, सही। तो आपको जिससे भी लगे, जिसको रेगुलर पढ़ते हैं, हाँ, मतलब जिसको रेगुलर आपको जो सही लगती है वही पढ़ते उसको पढ़िए अच्छे से, और थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा, एक बहुत ही मतलब अच्छा सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि कैसे मैक्सिमम नंबर लाए इसके, पेपर जब दे रहे हो उस टाइम कैसे मैक्सिमम नंबर लाए, इस बारे में कुछ बताइए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके, ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें सही, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या आपने कैसे ट्रिक अपनाई थी? नंबर आपको ज़्यादा लाना है, हाँ, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन सही से अटेंड करना है, ज़्यादा नंबर ताकि आ सके, तो कैसे, मतलब क्या स्ट्रेटजी रहे कि ज़्यादा क्वेश्चन तक पहुँच सके, क्योंकि 120 क्वेश्चन मतलब कैसे ज़्यादा सही? देखिए, अपनी हम बात बोल रहे हैं तो आपको ईमानदारी से बताना है, हमने 120 में 101 या 2 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, और मेरे सिर्फ 4 या 5 गलत थे, जो कि एक बाई मिस्टेक गलत था, मतलब ऐसा तो था लेकिन गलत टिक हो गया, ऐसा रहता है, ऐसा हो जाता है 2 क्वेश्चन के साथ। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ, 100 पे हुआ, 100 पे जो भी हुआ मेरा अच्छा खासा कितना आ गया लगभग आपका? CBT 2 में कितना आ गया? मेरा रॉ स्कोर 94, 95 कुछ रहा था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 100 में वो 82 पॉइंट समथिंग, 82 पॉइंट, ठीक है, मेरा अच्छा नंबर था, उसमें कोई ऐसा नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि एक तो आप जब नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना करें, नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या नहीं करें, जैसे 120, हम CBT 2 की बात करते हैं, 120 क्वेश्चन है, आपको अगर लग रहा हो कि आपने 90-95 क्वेश्चन बना लिया है और आपको लग रहा है कि हमने 90 क्वेश्चन ठीक ठाक बनाया है, 90+ मान के चले, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको 8-10 नेगेटिव लेने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, नेगेटिव क्वेश्चन आप वही टच करें जिसके बारे में कुछ तो आइडिया आपको होना चाहिए। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बोलते हैं, किसी ने आपसे पूछा कि मान लीजिए खेल का क्वेश्चन ले लेते हैं, इस टूर्नामेंट में ये कप किसने जीता, ऐसा कुछ रहता है, और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं, और आप उसके बारे में आपने सुना ही नहीं कुछ, आप उस क्वेश्चन को तुक्का मार रहे हैं, तो आप 100% गलत करें, उस क्वेश्चन को प्रश्न न करें, ठीक है ना। हाँ, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमने 120 में 118 नंबर फैसे बना के बैठे हुए हैं, तो आप 2 टच कर सकते हैं, फिर तो अंधी मार सकते हैं। और इसमें भी देखिए, इसमें खास बात है, आप 120 नंबर लाएं तो ऐसा कोई टॉपर होने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपका,
तो आप एक अच्छा नंबर लें, ठीक है, जान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं कि जान छोड़ दें, ऐसा कुछ फायदा आपको नहीं होने वाला है। और जहाँ तक है कि नंबर कैसे लें, तो इसके लिए आपको हम एक तरीका बता रहे हैं जो हम अक्सर अपनाते थे और हम लोगों को बोलते भी हैं। 120 मिनट 120 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको बनाना है ऑनलाइन परीक्षा। आप जो हम आपको बोलेंगे प्रैक्टिस से बनाए हैं, अभी जो करंट में रिलीज किया गया है उसमें 100 सवाल दिए गए हैं, टाइमिंग क्या था, शायद 90 मिनट का। आपको हम बोलते हैं अगर आप 100 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में 90 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, आप उसको 75 मिनट में ही प्रैक्टिस करें। 75 मिनट में प्रैक्टिस आप करें, 75 के बाद मत बनाइए। बनाना भी है तो बना लीजिए, क्योंकि आपको बन रहा है कि नहीं देखने के लिए। लेकिन 75 मिनट में आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं, ठीक है। इसमें अब आप बोलेंगे इसका फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि आप 15 मिनट कम करके लगभग 20% में आपने काट दिया 20% समय आपने कम कर दिया बनाने के लिए। तो परीक्षा में मतलब कई लोग थोड़े तनाव में रहते हैं, तो उस तनाव में आप जब तक थोड़े शांत होंगे, थोड़े कूल होंगे उस हिसाब से, तो आपको ये गैप टाइम का आप लेके चल रहे हैं वो टाइम वहाँ हेल्प करेगा। नंबर 1। नंबर 2 कि आपका स्पीड आएगा इसमें, क्योंकि आप जो क्वेश्चन परीक्षा में आराम से बनाते हैं 90 मिनट में, अगर आप 75 मिनट में आप चाहेंगे 75 मिनट में आपको ज़्यादा बनाना, तो आपके टाइम को हमने और कम कर दिया। तो आप जिस क्वेश्चन पे 50 सेकंड देते थे आप 40 सेकंड देंगे, 45 सेकंड देंगे, तो आपकी स्पीड इसमें आ जाएगी। स्पीड आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। एक्यूरेसी तो हमेशा ध्यान में रखें, स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं कि बना तो दिए 120 लेके आए 50 गलत कर दिया, वैसा नहीं करना है। वो उसके साथ एक्यूरेसी भी ध्यान रखना है। और एक इसमें तो एक तो आपने समय कम किया तो आपको वहाँ समय नहीं, और दूसरा आप जो आपके गैप हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि 90 मिनट में 75 आपने बनाया तो 15 मिनट बच गया, वो आपको बोनस की तरह है। परीक्षा में कभी कभी डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कभी कोई आ जाता है, कभी साइन कराने, कभी क्या कराना है, इस तरह की चीज़ों में डिस्टर्ब होते हैं, तो आपका ध्यान भटकता है। कोई भी यही प्रॉब्लम हो सकता है कि फलाने जगह जो सर्वर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरा गेट से खुल रहा था, ऐसा भी लोग बोलते रहते हैं। तो इसमें तो कम से कम ठीक है कि आप जब से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं आपको टाइम आपका वहीं से काउंट किया जाता है। अगर आपके बगल में कोई बैठा है उसका 1 मिनट बाद 1 मिनट बाद उसको टाइम दिया जाता है। जैसे ऑफलाइन में तो छीनने के ऑफलाइन तो छीनने लगता है, वैसा नहीं होता है, आपको 1 मिनट टाइम उतना दिया जाता है। तो आपके समय कम करने से आपको इससे फायदा मिलेगा। दूसरा कि निगेटिव जो मारने की आपको दोबारा रिपीट कर देना है, निगेटिव क्वेश्चन आप ज़्यादा नहीं मारें। अगर आपको लग रहा है कि आपने ठीक ठाक बना लिया है तो 2, 4, 5, 7 अगर अच्छा स्कोर है तो 10 तक भी बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि 20, 25, 30 मिनट में मारें। और कम से कम अपने को इतना समझने का प्रयास करें। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जिनको लगता था कि 85 सही है या 70 सही है, लेकिन उनका 85 सही था। तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 2, 4 सवाल इधर उधर तो ठीक है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आप बना तो पाए हैं, आपको मालूम है, लेकिन आपने टिक गलत कर दिया, उसको तो छोड़ देते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसा हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन के अंदर होता है। कभी भी क्या करते हैं, वो रिमार्क उसमें रहता है ना साइड में कि इसको बाद में देखेंगे, नहीं मतलब क्वेश्चन हम देख रहे हैं बाद में इसको देखेंगे बाद में। और आपको मालूम ही है कि ऐसे मैक्सिमम केस में वो बात समय कभी नहीं आता, बाद में समय कभी नहीं आता, अपन तक चले जाता है। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आप ऐसे देखें, और खासकर जो ग्रुप लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, जहाँ पे आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ के उसका थ्योरी समझ लेते हैं, उसकी बात को समझते हैं, तो आप 4, 5 नंबर 3 नंबर ला पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगने लगे उस क्वेश्चन को बनाते समय ये टाइम ज़्यादा ले रहा है और ये टाइम आवश्यकता से ज़्यादा जा रहा है, मतलब अगर 3 मिनट ठीक है, 2 मिनट अगर आगे 5-6 मिनट खर्च कर दिए, अभी तक अगर नहीं सॉल्व हो तो तुरंत स्किप कर दिया उस क्वेश्चन पे, टाइम बर्बाद करने की क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा। जीके में ऐसा कुछ समय का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। और इन दिनों देख रहे हैं कि कई परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव कहे जाते हैं लेकिन अलग हो जाते हैं। जैसे मिलान करने वाला जाता है ना, मिलान करने के लिए या ऑर्डर में सजाने के लिए, या 4 वेद या इसमें से कौन सा गलत है, ऐसा कुछ रहता है। 4 देके फिर उन 4 ऑप्शन निकाला जाता है। ऐसे क्वेश्चन में तो ध्यान रखें। और एक खास बात है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा पूछा गया कि विदेशी जो यात्री हैं, ये अभी हाल में एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ये विदेशी जो यात्री हैं भारत में कब कब आए, उनको उनके आने के क्रम में सजाइए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फाहियान है, वंशोंग है या अगस्त्यन, ऐसे करके सजाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी एक के बारे में भी जानते हैं तो आप बना लेते हैं, तो आप ऑप्शन में चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसको तुरंत आप पकड़ लेते हैं, तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर में सजाने से कोई फायदा नहीं, देखिए आप टिक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में हाल में देखा, पूछा गया कि इन 4 को सजाना है, कौन से संस्थापक हैं या एक मुख्य मतलब क्रांतिकारी हैं और उनका एक दल है, जैसे लाला हरदयाल का गदर पार्टी से रहता है, उसमें से अगर एक का देखें ये तो आंसर मिल गया, आप देखेंगे 4 में से एक ही ऑप्शन आंसर आता है, आप बिना पढ़े टिक कर सकते हैं, इतना समय देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा ये थे चंदन कुमार मिश्रा सर, जो कि अभी साउथ सेंट्रल रेलवे में स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर कार्यरत थे। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई कि कैसे तैयारी करें CBT 2 की।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सर ने इतनी मेहनत की, हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी मोटिवेट हो सके और सही जानकारी प्राप्त कर सके कि कैसे तैयारी करनी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके नीचे बताइएगा, हम जानकारी देने की कोशिश ज़रूर करेंगे।